Hello students, welcome to once again in our English classes. Today we are going to do the remaining part of the lesson taken from Hornbill textbook in English class 11th. This is lesson number 5. The name of the lesson is The Ailing Planet, The Green Movement's Role. It is written by Nani Palkiwala, and this is the second part of this lesson, and you are watching the book's front page, cover page, that is Hornbill textbook English for class 11th. In our previous videos till now we have learned that एक न्यूजीलैंड में दल का गठन हुआ। सबसे पहले 1972 में नेशन वाइड ग्रीन पार्टी का गठन हुआ, और 1972 से अभी तक यानी लगभग पिछले 25 वर्षों से, जब ये पब्लिश हुआ था आर्टिकल उस समय 1994 में, तो उस समय से 25 वर्ष पूर्व लगभग 1972 में एक मीटिंग हुई थी न्यूजीलैंड में, और वहाँ पर एक ग्रीन पार्टी का गठन किया गया था, और ग्रीन पार्टी ने ही पूरे विश्व को एक नए आंदोलन की ओर लेके गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था जो धरती की गिरती सेहत है उसे सुधारना, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको वो सभी कुछ प्राकृतिक वातावरण और प्राकृतिक संपत्ति दे के जाना जो हमें हमारे पूर्वजों ने दी थी। तो और ये भी इसमें बताया गया है कि अभी तक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज़ को कैटलॉग्ड कर लिया है, कैटेगराइज्ड कर लिया है, और अभी भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो इस जीवित धरती में हैं, पर उनको अभी तक कैटलॉग्ड नहीं किया गया है। मतलब अभी तक उनको किस श्रेणी में रखा जाए ये नहीं हुआ है, अभी भी वो इग्नोमिनस डार्कनेस में यानी अंधेरे में हैं। अब हम इसका जो आगे का पोर्शन है वो करेंगे। यहाँ तक हम लोग इग्नोमिनस डार्कनेस तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर आलिया with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha। एक और अंतर्राष्ट्रीय आयोग बना था विच डेल्ट इंटर आलिया, जिसने इसके अलावा और भी इकोलॉजी से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को उठाया था। उस कमीशन का नाम था ब्रांट कमीशन। तो ये ब्रांट कमीशन में विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन, इसमें एक भारतीय, प्रसिद्ध भारतीय थे जिनका नाम था मिस्टर L.K. झा। द फर्स्ट ब्रांट रिपोर्ट रिलीज्ड द क्वेश्चन, जो पहली ब्रांट रिपोर्ट थी उसने यह क्वेश्चन उठाया, रेज करना यानी क्वेश्चन उठाना। Are we to leave our successors a scorched planet of advancing desert, impoverished landscape and ailing environment? कि क्या हम हमारे सक्सेसर यानी जो आने वाली उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर्स यानी उत्तराधिकारी, उनके पास हम लीव यानी छोड़ के जाने वाले हैं a scorched planet of advancing desert। स्कॉच्ड प्लैनेट यानी जला हुआ, बर्न्ट, स्कॉच्ड यानी होता है बर्न्ट, जला हुआ प्लैनेट, यानी जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे धरती में बहुत स्वाभाविक रूप से फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो धरती जल ही जाएगी। तो उसको बोला है स्कॉच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, और जिसमें मरुस्थलों की मरुस्थल जो है वो फैलते जा रहे हैं। एडवांसिंग होना यानी और ज़्यादा विस्तृत होना। एम्पावरिज्ड लैंडस्केप, एम्पावरिज्ड लैंडस्केप मतलब दरिद्र भूमि, एम्पावरिज्ड यानी दरिद्र, लैंडस्केप यानी भूमि जहाँ उपजाऊपन ख़त्म हो जाएगा, धरती जो है दरिद्रता की स्थिति में आ जाएगी। एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और बीमार पर्यावरण,
तो क्या हम ये सब चीज़ें अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ के जाएंगे? एक जला हुआ प्लैनेट, बढ़ते हुए मरुस्थल और दरिद्रता भरी ज़मीन और बीमार पर्यावरण। ये प्रश्न उठाया था ब्रांट कमीशन ने, और उस कमीशन के एक मेंबर थे मिस्टर LK झा, जो इंडियन थे। नेक्स्ट, मिस्टर लेस्टर R. Brown in his thoughtful book The Global Economic Prospects points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grassland and croplands, and they form the foundation of the global इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहाँ पर ये देखें कि मिस्टर R. Brown ने की एक थॉटफुल बुक यानी विचारणीय पुस्तक है। थॉटफुल यानी विचारणीय, बुक यानी पुस्तक, उसका नाम है, बुक का नाम द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, यानी ग्लोबल यानी संपूर्ण धरती के लिए बोला गया है, पृथ्वी का, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, प्रॉस्पेक्ट्स यानी संभावनाएं। तो पृथ्वी की आर्थिक संभावनाएं जो पुस्तक है उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया है, लिखा है कि धरती के जो मुख्य प्रिंसिपल यानी मुख्य जैविक सिस्टम हैं वो चार हैं। चार जैविक सिस्टम कौन कौन से? फिशरीज यानी मछली पालन, फॉरेस्ट यानी वन, ग्रासलैंड यानी हरे भरे मैदान, एंड क्रॉपलैंड्स यानी जहाँ पर खेती की जाती है, खेती योग्य भूमि। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और यही चार चीज़ें जो हैं वो पूरी धरती का आधार बनती हैं, धरती की आर्थिक तंत्र का। कम टू द नेक्स्ट पेज। तो धरती का आधार है वो चार चीज़ें, मुख्य आधार हैं जो धरती की आर्थिक तंत्र का केंद्र हैं। In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. In addition to supplying our food यानी हमें भोजन प्रदान करने के अलावा, in addition to यानी ये तो करती है भोजन सप्लाई करने का काम, उसके अलावा भी दीज फोर सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स। तो यही चार सिस्टम हैं जो वर्चुअली यानी हमें व्यावहारिक रूप में, हम वर्चुअली यानी व्यावहारिक रूप में सारा का सारा कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए उपलब्ध कराती हैं, एक्सेप्ट मिनरल्स यानी सिवाय खनिज पदार्थ के। खनिज पदार्थ स्वाभाविक रूप है से हम जानते हैं कि उसको खनन के बाद यानी खदानों को खोदकर प्राप्त किया जाता है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे खनिज को और पेट्रोलियम को छोड़ के हमको सारा कच्चा मटेरियल इन चार चीज़ों से ही मिलता है। इन चार चीज़ों के नाम जो हमने अभी पढ़े हैं वो नाम है फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। In large area of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. In large areas of the world, संसार में बड़े क्षेत्र में ह्यूमन क्लेम्स, मनुष्य ये दावा करते हैं कि ये जो सिस्टम है आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, कि ये अनसस्टेनेबल लेवल यानी जिसका पोषण नहीं किया जा सकता, उस स्थिति में ये पहुंच चुके हैं, यानी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच चुके हैं, अति पे पहुंच चुके हैं। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसी स्थिति पे पहुंच चुके हैं जहां उनकी पैदावार जो है वो नुकसान पहुंचने की स्थिति पे आ गई है। मतलब जैसे कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो एक समय के बाद वो चीज़ असर करना बंद कर देती है, तो वही स्थिति हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा यानी दोहन करते जा रहे हैं, तो अब वो रिवर्स की ओर यानी इम्पेयर हो रही है, अति नुकसान पे पहुंच चुकी है। When this happens,
फिशरीज कोलैप्स, यदि ऐसा जब होता है तो फिशरीज कोलैप्स, फॉरेस्ट डिसअपियर। कोलैप्स यानी होता है यहाँ पे बर्बाद हो जाना, फिशरीज का जो मछली पालन उद्योग है वो बर्बाद हो जाता है, कोलैप्स यानी बर्बाद हो जाना। फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाएंगे। हमारी आंखों के सामने से ही देख ही रहे हैं हम, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं तो जंगल गायब होते जा रहे हैं। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, जो ग्रासलैंड्स हैं यानी हरित मैदान वाले इलाके हैं वो बदल रहे हैं अब बैरन यानी अनुपजाऊ वेस्टलैंड, बेकार की ज़मीन में परिवर्तित होते जा रहे हैं। एंड क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट्स, और क्रॉपलैंड जो है, क्रॉपलैंड यानी कि यहाँ पे फसल उत्पादन करने वाली भूमि, पैदा जहाँ हम फसल उत्पादन करते हैं, पैदा खेती करते हैं, खेती पर कृषि योग्य भूमि, वो उसका भी क्षरण हो रहा है। डिटीरियोरेट होना होता है खराब हो जाना। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड आवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे, जहाँ पर प्रोटीन कॉन्शियस यानी प्रोटीन के प्रति जागरूकता है लोगों में, एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और पूरे संसार को जब प्रोटीन के लिए भूख है, प्रोटीन के लिए भूख है मतलब आवश्यकता है प्रोटीन की बॉडी को। आवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे, हर रोज़ फिशिंग यानी मछलियों को मारना और उसको भोजन के रूप में उपयोग करना, ये बहुत ही कॉमन है यानी सामान्य बात है। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, और जो गरीब देश हैं पुअर कंट्रीज, वहाँ पे स्थानीय जंगल जो हैं उनका विनाश किया जा रहा है। काट यानी डेसिमेटेड यानी होता है डिस्ट्रॉय किया जाना, नष्ट किया जाना। काहे के लिए नष्ट हो रहे हैं? टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, प्रोक्योर यानी प्राप्त करना, यानी भोजन बनाने के लिए, कुकिंग के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, जलाऊ लकड़ी की, उसे प्राप्त करने के लिए जंगलों का नाश किया जा रहा है, उसे काटा जा रहा है। In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. In some places, कुछ स्थानों पर In some places, firewood has become so expensive. कुछ स्थानों पर जलाऊ लकड़ी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगी हो गई है कि what goes under the pot now cost more than what goes inside it, यानी पॉट के नीचे यानी जहाँ पतीला हम लगाते हैं चूल्हे में, जो लकड़ी जलाते हैं वो उस बर्तन के नीचे जो हम दे रहे हैं उसकी कीमत ज़्यादा है बजाय what goes inside it, बजाय उस चीज़ के जो उस बर्तन के अंदर रख रहे हैं। मतलब जो खाना पका रहे हैं उस भोज्य पदार्थ से ज़्यादा कीमत भोजन को पकाने वाले ईंधन की है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय गर्म और आर्द्र प्रदेश जो होते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल क्षेत्र के जो जंगल हैं, वो उनके बारे में डॉक्टर मायर्स का कहना है द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। पावर हाउस यानी होता है ऊर्जा का मुख्य स्थान, तो इवोल्यूशन यानी होता है क्रमिक विकास। तो क्रमिक विकास में जो ऊर्जा का प्रमुख स्थान था, सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। तो ये जो थे कौन, पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, इनको बोला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बोला गया है। तो इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत सारी प्रजातियां थीं जो एक्सटिंक्शन यानी अपने समाप्ति की ओर हैं, क्योंकि जंगलों को जब काटा जा रहा है तो वो स्पीशीज़ कहाँ जाएंगी, तो वो अपने अंत की ओर बढ़ रही हैं। कारण है उसका डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। इट हैज़ बीन वेल सेड
that forest precedes mankind, deserts follow। ये बहुत अच्छे से कहा गया है। इट हैज़ बीन वेल सेड, ऐसा कहा गया है और ये बिल्कुल सही कहा गया है कि फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, कि जंगल मनुष्य के पहले आते हैं। यानी इंसानों का सरवाइव करना जो है वो जंगलों के ऊपर डिपेंड है। जंगल नहीं रहेंगे, प्राणवायु नहीं रहेगी तो मनुष्य कैसे रहेगा। तो मनुष्य बाद में है, पहले जंगल हैं। फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो, और उसके बाद ये है कि मनुष्य के बाद जो है वो है डेजर्ट, यानी मरुस्थल। तो सबसे पहले प्रथम स्थान पे है फॉरेस्ट, दूसरे स्थान पर है मनुष्य, और उसके बाद जो इन दोनों से लीड होके जा रहा है वो है डेजर्ट, यानी हम मरुस्थल की ओर बढ़ रहे हैं। जंगलों से हमारा उदय हुआ है, हम मनुष्य बने, और मनुष्य से अब हम मरुस्थल की ओर जा रहे हैं। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ eroding at the rate of 40 to 50 million acre a year, and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. The world's ancient patrimony, संसार की जो प्राचीन पैतृक धरोहर है, यहाँ पे पैट्रिमोनी यानी पैतृक धरोहर है, वो ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो किस रूप में है, फॉरेस्ट के रूप में, उष्णकटिबंधीय गर्म आर्द्र वनों के रूप में है, इज़ नाउ इरोडिंग, अब ये जो है रिड्यूस होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इरोडिंग यानी कम होते जाना। एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ अ ईयर, किस गति से, 40 से 50 मिलियन एकड़ ए ईयर, एक साल में 40 से 50 मिलियन एकड़ जमीन, जंगली ज़मीन कम होते जा रही है, वन भूमि कम हो रही है। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉयल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र, और बहुत ज़्यादा जो उपयोग हो रहा है, जो डंग, गोबर का कंडे बना लेते हैं और उसको फिर जलाते हैं, तो जो एक ये नेचुरल फर्टिलाइज़र है, प्राकृतिक खाद है, वो भी बेकार होते जा रही है, क्योंकि उसको जला लेते हैं तो उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। यदि वो काऊ डंग को, जो जानवरों का मल है, उसका फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं तो धरती की क्षमता बढ़ती है, जबकि उसको फ्यूल के रूप में यदि जला लेते हैं तो उसकी जो एक्चुअल रासायनिक वैल्यू है, फर्टिलाइज़र वाली वैल्यू है, वो समाप्त हो जाती है। तो इससे धरती का बंजरपन समाप्त हो रहा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। यानी देखिए अभी हम 2000 में हैं, और इस समय जो वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया था कि 5 गुना ज़्यादा हमें फॉरेस्ट प्लांटिंग करनी होगी, उसकी आवश्यकता है टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड, जो एक्सपेक्टेड यानी हम उम्मीद करते हैं कि जितनी हमको जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता है, डिमांड है, यदि सन 2000 में हम जाएंगे तो वर्तमान से, मतलब 1994 को वर्तमान माना है और 2000 उनकी अनुमान है, उससे 5 गुना ज़्यादा हमको ईंधन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम अपना आज का लेसन स्टॉप करते हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो बनेगा वो इस पॉइंट से आगे हम बढ़ेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू। हैव अ वेरी गुड डे।